चार तरीके की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, चार तरह के केसेस होते हैं बिल्स को डील करने के लिए। जब बिल मिलता है हमें, पहला केस क्या है कि हमें बिल मिला और उस बिल को हमने अपने पास रिटेन किया, यानी कि रखे रहे, ड्यू डेट तक बिल हमारे पास रहा। ड्यू डेट के दिन हम गए और हमने वो बिल जो है वो एक्सेप्टर को दिया और पेमेंट ले लिया। रखे रहने को कहते हैं रिटेनिंग। रिटेनिंग। दूसरा तरीका क्या है कि हम बिल को किसी अपने क्रेडिटर को, किसी थर्ड पार्टी को हम एंडोर्स कर दें। एंडोर्स मीन्स ट्रांसफर कर दें। अब मुझे किसी को पैसे देने थे, मैंने बोला भाई ये बिल मेरे पास आया पड़ा है, ये बिल आप ले लो, आप पेमेंट ले लेना, आपका हमारा हिसाब किताब खत्म हो जाएगा। तो इसको एंडोर्समेंट कहते हैं। तीसरा केस क्या है कि हमारे को पैसों की जरूरत है, हम बैंक के पास गए, हमने वो बिल बैंक को दे दिया, बैंक ने हमें उसी समय पैसे दे दिए, कुछ पैसे चार्जेस ले लिए। चार्जेस लेने के बाद उसने जब हमें बिल हमने उसको दे दिया, उसने हमें पैसे दे दिए, हमारा काम चल गया। कुछ चार्जेस लिए, चार्जेस के बदले में हमारे बिजनेस में उतने फाइनेंसेस का सपोर्ट हो गया, हमने उसमें मल्टीप्लाई करके कमा लेना है। और बैंक ने क्या करना है, बैंक तो उधार देने का काम करता है, बैंक ने कुछ चार्जेस लिए, यही उसका बिजनेस है। और उसने बैंक ने क्या करना है जी, ये जो ड्यू डेट है, ड्यू डेट के दिन जिस जो एक्सेप्टर है उसका बिल भिजवाना है और पेमेंट ले लेना है उसने। चौथा केस क्या है कि हम ये बिल कलेक्शन के लिए भेज देते हैं, जिसको हम बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट कहते हैं। तो कुछ बिल्स इकट्ठे करके हमने कलेक्शन के लिए भेज दिए बैंक को, बैंक वो पेमेंट कलेक्ट करके हमारे अकाउंट में ले आता है। तो ये चार तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं, जिसमें से एक तरह की प्रॉब्लम हमने लास्ट क्लास में पढ़े थे। अब हम नेक्स्ट टाइप की प्रॉब्लम्स को डिस्कस करने जा रहे हैं। मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ स्क्रीन। देखिए यहाँ पर हमने जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 1 था वो लास्ट क्लास में किया था, और सेकंड प्रॉब्लम भी बिल्कुल वैसी है। तो इस प्रॉब्लम को आप, सेकंड वाली प्रॉब्लम को आप खुद सॉल्व करिएगा। थर्ड से चेंज है, मैं थर्ड वाला पार्ट आपको करके बता रहा हूं। X sold goods to Y for rupees 4,000 on March 1st 2011. X ने Y को 4,000 रुपीज के गुड्स बेचे और 1 मार्च 2011 को। He drew a bill on Y for the amount payable, और उसने बदले में क्या किया, एक बिल तैयार किया जितने अमाउंट उसको पे करना था, और वो ड्रॉ करने के बाद बिल उसको दे दिया गया। और क्या डेट थी उसकी, 3 मंथ्स आफ्टर द डेट, जो भी डेट है उसके बाद 3 मंथ्स के बाद। ही डिस्काउंटेड द बिल फॉर रुपीज 3,900। डिस्काउंटिंग का मतलब क्या होता है कि हम जो बिल है वो अपने बैंक को दे देते हैं, बैंक कुछ चार्जेस लेता है, चार्जेस लेने के बाद हमारे अकाउंट में पैसे दे देता है, बिल हमसे ले लेता है, बोलता है कि इस बिल को हमें दे दो, पैसे आप हमसे ले लो, हम आपके अकाउंट में रख दे रहे हैं, और ड्यू डेट के दिन हम पेमेंट ले लेंगे। तो यहां पर भी ये हुआ, हमने डिस्काउंट कराया, 3,900 रुपीज बैंक ने हमें दिए। बिल कितने का था, 4,000 का, बैंक ने कितना पैसा दिया, 3,900। 100 रुपीज के बैंक ने यहाँ पे चार्जेस लिए। ऑन मेच्योरिटी द बिल इज ड्यूली मेट। ड्यूली मेट का मतलब समय से भुगतान कर देना, टाइमली पेमेंट के लिए ड्यूली मेट वर्ड यूज किया जाता है। मेच्योरिटी का मतलब जिस जिस दिन पेमेंट का दिन था, तो पेमेंट जिस दिन ड्यू थी, जिस दिन पेमेंट होनी थी, उस दिन समय से, टाइम से भुगतान कर दिया गया। गिव जर्नल एंट्रीज ऑफ एक्स एंड वाई। एक्स और वाई इसमें कैसे जर्नल एंट्रीज पास करेंगे, ये हमें अब बताना है। तो बुक्स ऑफ एक्स और बुक्स ऑफ वाई दो अलग अलग बिजनेसमैन हैं, एक एक्स है एक वाई है, दोनों के जर्नल अलग अलग अकाउंटेंट्स बना रहे हैं। इधर एक्स का अकाउंटेंट बैठा होगा, उधर वाई का अकाउंटेंट बैठा होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिख ले रहे हैं, ये हैं बुक्स, बुक्स ऑफ एक्स, और दूसरी तरफ है बुक्स ऑफ वाई।
हम ब्रैकेट में ये भी बताते हैं कि जो एक्स हैं वो ड्रॉअर है कि ड्रॉई है, वाई ड्रॉअर है कि ड्रॉई है, ये भी हमें एक्सप्लेन करना होता है। अब क्योंकि एक्स सेल कर रहे थे तो एक्स जो होंगे वो होंगे ड्रॉअर और वाई होंगे ड्रॉई। एक बार फिर से क्वेश्चन देखते हैं। एक्स सोल्ड गुड्स टू वाई फॉर ₹4,000 ऑन March 1st 2011। 2011 एक बार ऊपर लिख दीजिए डेट में दोनों के में, मार्च का मंथ है, डेट 1 है। एक्स ने वाई को गुड्स सेल किए और जब एक्स ने वाई को गुड्स सेल किए तो सेल करने की एंट्री क्या हो जाएगी वो हम पास करेंगे। तो डेबिट द रिसीवर कौन है? वाई। तो वाई को हमने सेल किया, वाई अकाउंट डेबिट टू सेल्स, सेल्स अकाउंट। यहाँ पे सेल्स की एंट्री हमने पास करनी है और कितने रुपए के गुड्स बेचे इनको? 4,000 के। अगर हमने 4,000 के गुड्स बेचे हैं, एक्स ने सेल किए, तो वाई का जो अकाउंटेंट है वो लिखेगा कि मैंने परचेज किए, ये सेल कर रहे हैं, वो खरीद के ला रहे हैं। तो वहां पे उनके यहाँ दूसरी तरफ दूसरी पार्टी की बुक्स में क्या एंट्री हो रही होगी? परचेज की एंट्री हो रही होगी। तो वो एंट्री क्या पास करेगा उनका अकाउंटेंट? डेबिट व्हाट कम्स इन गुड्स, और गुड्स की जगह पर आप परचेज लिखेंगे। तो ये लिखेंगे जी परचेज अकाउंट डेबिट, और किससे परचेज किया इन्होंने? एक्स से। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू एक्स, कितने रुपए का परचेज किया? 4,000 का। इसके बाद नेक्स्ट एंट्री पे चलते हैं। उन्होंने बताया कि ही ड्रू अ बिल ऑन वाई फॉर द अमाउंट पेबल आफ्टर 3 months आफ्टर द डेट ऑन वाई। उसी डेट के बाद इसने पैसे देने थे, पैसे देने के बदले में इन्होंने एक बिल तैयार किया, बिल तैयार करके इनको दिया, इन्होंने इसको साइन करके इनको दे दिया। तो उसी दिन की बात है, इसलिए हमने डेट वही लिख दी। ये यहां से क्या करेंगे? बदले में एक्स को क्या करेंगे? बिल देंगे। तो एक्स अकाउंट डेबिट एंड क्रेडिट व्हाट गोस आउट बिल, पर ये बिल को क्या लिखेंगे? बिल्स पेबल, क्योंकि इन्होंने पैसे देने हैं। और अमाउंट कितना होगा? 4,000 रुपीज। ये पूरा चैप्टर जर्नल एंट्रीज का ही है। दूसरी तरफ ये लिखेंगे कि मेरे पास बिल्स आए, बिल्स रिसीवेबल आया, ये लिखेंगे डेबिट व्हाट कम्स इन बिल। और कौन सा बिल आया जी? बिल रिसीवेबल, जिसमें पैसे मिलने हैं। तो ये लिखेंगे बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट 4,000 एंड क्रेडिट द गिवर। गिवर कौन है? किसने दिया? वाई। तो टू वाई, बिल मिलने के लिए ये एंट्री होगी। रूल क्या लग रहा है? डेबिट व्हाट कम्स इन बिल। कौन दे रहा है? वाई दे रहा है। वाई पर्सन है, पर्सनल अकाउंट का रूल लगेगा डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। वाई इज गिवर है, इसलिए उसको क्रेडिट किया। अब इन्होंने क्या किया? इस बिल को बैंक से डिस्काउंट करा लिया। बैंक ने ये, अब ये एक्स के पास बिल आ गया है, 4,000 रुपए का बिल है, तो ये 4 प्रकार से डील कर सकता था। खुद ही रखा रहता, ड्यू डेट के दिन पेमेंट लेके आता। दूसरा तरीका था किसी को दे सकता था वो बिल। तीसरा ये बैंक से डिस्काउंट करा सकता था। और चौथा ये इकट्ठे करके कलेक्शन के लिए दे सकता था। तो यहां पर इसने क्या किया है? बैंक से डिस्काउंट कराया है। डिस्काउंट कराने का मतलब फिर से बता दूं कि हम बैंक के पास जाते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई इसमें पेमेंट 3 महीने बाद मिलनी है, ये बिल में पेमेंट आप ले लेना, मुझे आज पैसे दे दो। तो बैंक ने आपको पैसे दे देता है, और बैंक ने जब आपको पैसे दिए तो बदले में कुछ चार्जेस लिए। जो चार्जेस लेता है उसको हम डिस्काउंटिंग चार्जेस कहते हैं। तो डिस्काउंटिंग चार्जेस जो है वो हमारे लिए एक्सपेंस है, और ये पैसा जो है बैंक हमें हाथ में नहीं देता। बैंक क्या करता है? हमारे अकाउंट में उतना पैसा चढ़ा देता है। तो पैसे अब कहाँ गए जी? बैंक में गए। ठीक है, तो पैसे हमारे कहाँ जमा हो रहे हैं? बैंक में। तो डेबिट द रिसीवर बैंक, बैंक में पैसे जमा हो रहे हैं। एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, हमने ये बिल रिसीवेबल उसको बैंक को दे दिया। तो क्रेडिट में क्या बताया हमने? कि ये बिल चला गया। अब देखिए बिल कितने का था? बिल था 4,000 रुपीज का, और बैंक ने कितना दिया? 3,900। तो ये तो एंट्री टैली नहीं कर रही। तो 100 रुपीज का डेबिट में डिफरेंस आ रहा है। 100 रुपीज का जो डेबिट में डिफरेंस आ रहा है वो क्यों आ रहा है? वो एक्चुअली में डिस्काउंटिंग चार्जेस हैं।
तो हम यहाँ पे लिखेंगे डिस्काउंटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट। हमने यहाँ पे क्या बताया, 4000 रुपीज का बिल गया, जिसमें से 4000 का बिल गया, 3900 रुपीज जो है वो हमारे बैंक में आ गए, और 100 रुपीज का जो डिस्काउंटिंग का चार्जेस पड़ गया। ठीक है, बताइए कोई प्रॉब्लम है तो आगे चलते हैं हम। अब अगर इसके पैरेलल हम यहाँ पे बात करें, दूसरी वाली पार्टी की बुक्स में कोई भी एंट्री नहीं होनी। दूसरी वाली पार्टी की बुक्स में कोई एंट्री क्यों नहीं होनी? क्योंकि भाई कारण इसका सिंपल सा है कि इन्होंने इनको बिल दे दिया। अब ये बिल दे देने के बाद उसके घर जाकर बैठे थोड़ी ना रहेंगे कि वो बिल का क्या कर रहा है, वो जो मर्जी करे। ये जो एक्सेप्टर है जिसने बिल दिया है, उसको इस चीज से कोई मतलब नहीं है कि वो बिल का क्या करता है। वो बिल किसी को ट्रांसफर कर दे, वो बैंक को दे दे, वो अपने दोस्त को दे दे, घर में ही रखे रहे, या कलेक्शन के लिए भेज दे, इससे कोई ताल्लुकात नहीं है इस बात का। इस जो एक्सेप्टर है, जो इधर है, एक्सेप्टर को क्या मतलब है? बोलता भैया जो भी ड्यू डेट के दिन वो कागज लेके आएगा मैं उसको पैसे दे दूंगा। जी कोई क्वेश्चन पूछ रहा है तो बताएं। सर दोबारा एक्सप्लेन कर दीजिए। ठीक है, देखिए जी, बताइए दोबारा बताइए। एक्सप्लेन कर दीजिए। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। कृष्णा, आपने क्लास मिस करी थी क्या कोई बीच में? नो सर। मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूं। देखिए, ये स्पेसिफिक लास्ट एंट्री ही पूछ रहे हैं ना आप? ये जो लास्ट एंट्री ये पूछ रहे हो ना, कि कुछ और पूछ रहे हो आप? यस सर, इट्स द लास्ट एंट्री। देखो, वाई ने साइन करके बिल इसको दे दिया, एक्स के पास बिल रखा हुआ है। अब ये बिल जब मिल जाता है, अब जैसे मैंने समझ लीजिए कि किसी को गुड्स बेचे, और गुड्स बेचने के बाद क्या किया कि मैंने उससे पैसे मांगे, उसने मुझे बिल दे दिया। अब सपोज कर लेते हैं उसने मुझे बिल दे दिया, तो ये बिल मेरे पास आया। अब ये बिल आने के बाद मेरे पास चार तरीके हैं इस बिल को रखने, डील करने के। पहला तरीका क्या है? इस पे लिखा हुआ है, ठीक है, कि 5000 रुपए आपको मैं इस दिन बाद दूंगा। उसमें सारा जो आपने फॉर्मेट समझा है उसमें 5000 रुपए मिल रहे हैं। अब ये 5000 रुपए का कागज है, ये कागज जो है रुपयों की तरह भी यूज कर सकता हूँ। कैसे रुपयों की तरह यूज कर सकता हूँ? मैंने मान लेते हैं कि राधे श्याम जी को पेमेंट करनी थी, तो मैंने राधे श्याम जी को ये बोला कि भाई ये कागज है, इसमें ये बिल है, और इसमें जो है 5000 रुपए मिल रहे हैं, ये 5000 रुपए ले लो, आपको वहां से मिल जाएंगे। तो ये रुपए की तरह चल गया। इस तरह से जब मैंने किसी अपने कोई लेनदार को, जिसको मैंने पैसे देने थे, वो क्रेडिटर हो सकता है, वो कोई भी कोई सप्लायर हो सकता है जिसको मैंने पेमेंट देनी है, तो अब मैंने उसको पेमेंट देने के बजाय क्या कर दिया, मैं उसको ये बिल दे देता हूँ। मैं बोलता हूँ कि ये बिल से पेमेंट मिल जाएगी, तुम ये बिल रख लो। अब ये जो बिल हमने दिया है, इसकी वैल्यू 5000 रुपए की है, तो मेरे खाते में वो 5000 रुपए काट देगा। तो ये जो काम किया था इसको कहते हैं एंडोर्समेंट। तो क्या मैं समझाना चाह रहा हूँ कि जब मिलता है, तो एक तरीका तो ये है कि मैं इसको अब ड्यू डेट तक अपने पास रखे रहूं, जो भी ड्यू डेट आएगी मैं खुद जाऊंगा, उसको पेमेंट दिखाऊंगा बिल, और ये अपना कागज वो ले लेगा, मुझे पैसे दे देगा। दूसरा तरीका, मैं किसी को एंडोर्स कर दूं, किसी को ट्रांसफर कर दूं अपने क्रेडिटर को, जिससे मैंने पैसे देने, उसको मैंने ये दे दिया बिल। तीसरा तरीका क्या होता है कि ये बिल जो है बैंक भी ले लेता है, बैंक इसको एक तरह से खरीद लेता है। बैंक बोलता है मुझे दे दो, बैंक तैयार बैठा होता है, वो जानता है कि अच्छा है, बिजनेसमैन है, इनका पैसा, पैसे से उन्होंने समझा हुआ है कि सभी के डिस्काउंट नहीं करता बिल, जो अच्छे बिजनेसमैन होते हैं। अच्छे बिजनेसमैन का मतलब क्या? देखने से अच्छे नहीं है, जिनके बहुत सारे ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, उनको पता है कि इनका यहाँ पे करंट अकाउंट है, डेली हजारों लाखों रुपए आते हैं जाते हैं आते जाते हैं, तो बहुत सारा हिसाब किताब है, बढ़िया बिजनेसमैन है, अच्छा बिजनेसमैन है, कोई दिक्कत नहीं है। तो वो सोच समझ के इसको डिस्काउंट करता है। तो हमने क्या करना है, ये बिल बैंक को गए, हमने बोला साहब कि इसमें मुझे पैसों की जरूरत है। अब उसने बोला कि ठीक है, 5000 का बिल है, मैं इसमें आपको 200 रुपए काट करके 4800 रुपीज आपके अकाउंट में डाल दे रहा हूँ, ये कागज ले लो।
तो मुझे 200 थोड़ा सा पैसा देना पड़ा और मुझे पैसे आज मिल गए। इस पैसे को मैं यूज कर सकता हूँ आगे। अब मैं 3 महीने 4 महीने का वेट नहीं करना पड़ेगा, मुझे तो आज ही पैसे मिल गए। तो आज पैसे मिलने के बाद मैं व्यापार में घुमा के उसमें और मल्टीप्लाई कर लूंगा पैसे को। बैंक ने क्या करा, बैंक ने मेरे को से कागज लिया, मुझे 2-3 महीने के लिए जो समय था उस उतने समय के लिए पैसे दिए। ड्यू डेट के दिन वो एक्सेप्टर के पास जाएगा, एक्सेप्टर उसको पेमेंट कर देगा। बैंक को मिलेंगे 5,000 रुपए, दिए थे मुझे 4,800, बैंक 200 रुपए कमा गया। ऐसे हजारों कस्टमर है, उनसे इसे काफी सारा पैसा कमाता है बैंक। तो इस वाले क्वेश्चन में क्या होगा कि 4,000 रुपए का जो बिल मिला था वो अपने बैंक के पास गया, तो बैंक ने बोला कि भाई मैं तुम्हें आज 3900 दे देता हूँ, बिल मुझे दे दो और इसमें 100 रुपए मैं चार्जेस लूंगा। तो बैंक जो चार्जेस लेता है उसको डिस्काउंटिंग चार्जेस कहते हैं। तो बैंक ने 100 रुपीज के चार्जेस ले लिए हमसे, क्योंकि 4,000 की जगह पर 3,900 रुपीज दे रहा है। तो 3900 हमें हमारे अकाउंट में आ गया। दिया क्या हमने, बिल दिया, 3900 अकाउंट में गया और 100 रुपीज का खर्चा हो गया। खर्चा क्यों हो गया, क्योंकि 100 रुपीज मिलेंगे नहीं। यही बैंक के चार्जेस हैं, बैंक को यही फायदा है। बैंक ऐसी 100 200 500 1000 रुपए करके वो लाखों के संख्या में अमाउंट कमाता है। बताइए बात समझ में आई कि नहीं आई कृष्णा? यस सर। अब देखिए, जो ये वाली पार्टी है यहाँ, इनके यहाँ पर कोई एंट्री नहीं, इनकी बुक्स में कोई एंट्री नहीं होनी। क्यों नहीं होनी है, ये बात बहुत अच्छे से समझेंगे। हर एंट्री के, इधर ये सेल कर रहा है तो ये परचेज कर रहा है, ये बिल पेबल दे रहा है तो वो लिख रहा है मेरे पास, इधर से बिल जा रहा है तो उधर बिल आ रहा है। पर इस पार्ट के लिए कोई एंट्री क्यों नहीं होगी? बड़ी सिंपल सी बात है। वाई ने साइन करके बिल इसको दे दिया एक्स को, एक्स के पास बिल रखा हुआ है, तो वो घर में थोड़ी ना उसके बैठा रहेगा कि एक्स क्या कर रहा है भाई साहब। एक्स की मर्जी है, एक्स उसको क्या करे, अपने बैंक से डिस्काउंट करा ले, अपने दोस्त को ट्रांसफर कर दे, अपने क्रेडिटर्स को दे दे, जो मर्जी करे, उससे हमें क्या मतलब है। वाई कहता है, वाई कहता है साहब कि जो भी जिस दिन जो ड्यू डेट होगी उस दिन जो मेरे पास वो बिल लेके आएगा, चाहे आपका बैंक का है, चाहे आप खुद आइए, चाहे आपका कोई आपका क्रेडिटर आए, हम उसमें पेमेंट कर देंगे। तो वाई ने तो उसको पेमेंट करनी है, वाई को इससे मतलब ही नहीं है। तो जब ये डिस्काउंट करा रहा होगा, ट्रांसफर कर रहा होगा या कलेक्शन के लिए दे रहा होगा, ना तो इसको पता होगा और ना ही कोई इसको मतलब है, इसलिए इसकी बुक्स में कोई भी एंट्री नहीं होगी। ये बात अगर आपके समझ में आ गई हो तो मैं आगे चलूं। डाउट होगा तो प्लीज आप यू कैन रेज हैंड। आगे चलते हैं। अब देखिए, बिल जो है 3 महीने का था। 1 मार्च के बाद से 3 महीने काउंट करेंगे, 1 अप्रैल, 1 मई, 1 जून। ड्यू डेट आ रही है 1 जून। हर बिल में 3 दिन की आपने डेज ऑफ ग्रेस देना है, जिसको छूट के दिन बोलते हैं। 3 दिन बाद ही पेबल होगा। तो क्या हो गया, ये 1 जून में 3 दिन और जोड़ दिए, यानी कि इसकी ड्यू डेट जो है वो 4 जून होगी। अब 4 जून को पेमेंट लेने कौन जाएगा? बैंक। पेमेंट लेने बैंक कैसे जाएगा? क्योंकि वाई ने जब एक्स को दिया था और एक्स ने तो बैंक को बेच दिया था, उससे पैसे ले लिए, बैंक के पास है बिल। तो अब हुआ क्या होगा कि ड्यू डेट जिस दिन होगी, यानी कि 4 जून को बैंक ना इसके पास जाएगा, वाई के पास, इसको इसका बिल देगा और वो पैसे ले लेगा। तो 4 जून को, यहां पर जून की 4th डेट को क्या होगा, ये अपने बिल को वापस पा जाएगा, इसके पास वापस अपना बिल आ जाएगा। डेबिट व्हाट कम्स इन बिल, बिल अकाउंट डेबिट लिखेगा और बदले में ये क्या देगा? रुपए देगा। क्रेडिट व्हाट गोज आउट? कैश। बिल्स पेबल टू कैश। और कितने रुपए का बिल पेबल है? आया वापस 4,000 रुपए। देने कितने पड़े? 4,000 रुपए। और इस समय एक्स की बुक में कोई एंट्री नहीं होगी। एक्स की बुक में कोई एंट्री क्यों नहीं होगी? भाई एक्स से मतलब ही नहीं है, एक्स ने तो बिल बैंक को बेच दिया है। आप ड्यू डेट के दिन बैंक पेमेंट लेगा, बैंक अपने पास पेमेंट रखेगा, इसको तो पहले से ही पेमेंट दी जा चुकी है। तो इस समय जो एक्स है उससे कोई ताल्लुकात नहीं है। अब बचा कौन कौन है? बैंक और वाई। मैं एक बार इसको दूसरे तरीके से भी बता देता हूं। सर जी सर, इस केस में यहाँ बिल्स पेबल अकाउंट टू बैंक होगा। क्यों बैंक होगा? सर क्योंकि यहाँ तो बैंक ले रहा है ना, मतलब
बैंक ने पैसा लिया तो वो तो सीधा अकाउंट ट्रांसफर करेगा। ऐसा जरूरी थोड़ी ना है, रुपए भी कैश में भी दे सकते हैं। अब मेरे पास आप पेमेंट लेने आ रहे हो, हम कैश में भी दे सकते हैं आपको। Yes. अगर हमने बैंक में जमा कराया आपके अकाउंट में, तो अगर हमने कैश में जमा कराया तो कैश लिखा जाएगा। और अगर हमने अपने बैंक से ट्रांसफर किया, अगर मैं वाई हूँ, ठीक है, सपोज कर लीजिए मैं वाई हूँ, अब मैं बैंक Yes, को sir. कैश में अगर दे के आता हूँ तो कैश लिखूंगा, और अगर मैंने अपने बैंक अकाउंट से चेक के थ्रू पेमेंट किया तो फिर मैं बैंक लिखूंगा। अब अगर आपको ये लगता है कि टीचर इसमें क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो आप कैश ऑब्लिक बैंक कर दीजिए, क्योंकि दोनों तरीके से पेमेंट कर सकता हूँ, ये तो मेरे हाथ में है। मेरे से पेमेंट मुझे बैंक को करनी है, मैं रुपए जाके जमा कराता हूँ कि लीजिए साहब पैसे लीजिए, तो मैंने रुपए दिए तो कैश कम हो जाएगा, और अगर मैंने चेक दिया तो बैंक, इसलिए ऑब्लिक करके लिख देंगे तो दोनों का काम चलेगा। अब ऐसा बिल्कुल सोचने की जरूरत नहीं है कि हम बैंक है तो फिर बैंक ही लिखें। रीजन क्या है, आप समझेंगे बात को। बैंक को पैसे देने हैं, आप बैंक को पैसे देने होते हैं तो चेक से भी पैसा देते हो और आप नकद भी तो जमा कराते हो, तो दोनों वे ऑप्शन हो सकते हैं इसमें। ये बिल्कुल ऐसा नहीं कह सकते कि नहीं जी कैश होगा या नहीं जी बैंक होगा, तो दोनों ऑप्शन हो सकते हैं, इसलिए कैश ऑब्लिक बैंक जैसे भी उसने पेमेंट किया होगा वो लिखेगा अपनी बुक्स में। क्योंकि यहाँ तो पूरा क्लियर नहीं किया गया, उन्होंने बोला भाई पैसे दे दिए बस, इसने ये बोला कि समय पर भुगतान कर दिया। डाउट है तो बताइए, कुछ बात आप डिस्कशन करना चाहते हैं तो बोलिए। नो सर। अब देखिए यहां पर 3 लोग हो गए, एक एक्स है, एक वाई है, और दूसरा बैंक। ये बिल जो है इनके पास गया, इनके पास बिल रिसीवेबल रखा हुआ था। अगर ये अपने पास रखे रहते और ये खुद पेमेंट लेने जाते इनके पास, एक वे ये खुद लेने जाएं, जब खुद लेने जाएंगे तो क्या करेंगे, अपने पास रखे रहेंगे, उसको हम कहते हैं रिटेनिंग। दूसरा तरीका क्या है जी, इन्होंने बैंक को दे दिया, तो जब बैंक को दे दिया तो अब पेमेंट लेने कौन जाएगा, पेमेंट लेने बैंक जाएगा। तो अब जब पेमेंट लेने बैंक जाएगा तो पार्टीज कौन कौन सी इन्वॉल्व हैं, एक तो ये इन्वॉल्व हुए और दूसरा ये इन्वॉल्व हुए, इनका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। तो पेमेंट वाले दिन क्या है, एक्स की बुक में कोई एंट्री नहीं होनी, क्योंकि एक्स को मतलब ही नहीं है, एक्स तो अपना पैसे लेके घर बैठा हुआ पहले से। ये बात समझ में आई ना कि एक्स की बुक में क्यों एंट्री नहीं होनी, ये मैं आपको बात समझाना चाह रहा हूँ। इसी तरीके से अब और आगे क्या होगा, कोई थर्ड पर्सन होगा, अगर उसको ये बिल दे देते हैं, अगर थर्ड पर्सन को दे देते तब भी इसकी बुक्स में कोई एंट्री नहीं होनी, तब थर्ड पर्सन इनके पास बिल लेकर जाता है, ये उसको पेमेंट करते हैं थर्ड पर्सन को, तो ये इन्वॉल्व नहीं होते तब वहां पर। तो कब ये इन्वॉल्व नहीं होंगे, ये केवल तब इन्वॉल्व होंगे जब ये खुद बिल लेके जाएंगे, तब तो इनका इन्वॉल्वमेंट अगर किसी को दे दिया तो फिर उन दोनों के बीच में हिसाब होगा, ये तो बाहर हो जाएंगे उसमें, उस ट्रांजेक्शन में। अभी हम ऐसी और प्रॉब्लम्स करने वाले, तो इनकी बुक्स में यहाँ पे कोई एंट्री नहीं होनी, जैसे इसके पैरेलल यहाँ पे कोई एंट्री नहीं हुई, इसके पैरेलल यहाँ पे कोई एंट्री नहीं हुई। और अगर आप कहें तो मैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलूं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं। अतुल रिसीव फ्रॉम चमन एन एक्सेप्टेंस ऑफ ₹8,000। मैंने प्रीवियस क्लास में भी आपको एक्सप्लेन किया था कि बिल के लिए एक्सेप्टेंस भी बोलते हैं, जब एक्सेप्ट करके साइन करके वो पेपर देता है, बिल को साइन करके देता है, तो मैं ये भी कह सकता हूँ अगर आपने मुझे बिल साइन करके दिया तो एक तो मैं बोलूंगा कि मेरे पास बिल रिसीवेबल आया, आप बोलोगे जी मैंने बिल्स पेबल दिया। मैं इसको सोफिस्टिकेटेड लैंग्वेज में आपको पहले भी बताया था, हम उसको एक्सेप्टेंस कहते हैं। हम ये भी कह सकते हैं कि मुझे एक्सेप्टेंस मिली। एक्सेप्टेंस का मतलब ये हुआ कि एक बिल है वो एक्सेप्ट करके दूसरी पार्टी ने हमें दिया। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि अतुल रिसीव फ्रॉम चमन an acceptance of 8,000 on February 1, 2011 at 3 months। क्या मतलब हुआ, एक बिल मिला है 8,000 का मिला है, February 1 को मिला है और 3 months के बाद वो पेबल है। He got the bill discounted at the rate of 6% per annum at his bank। और इसने जाके वो बिल बैंक से डिस्काउंट करा लिया। बैंक से जब डिस्काउंट कराया तो बैंक ने 6% के चार्जेस लिए। अब यहां पर एक बहुत ज्यादा जरूरी बात है, दूसरी बार बोल रहा हूं बहुत ज्यादा जरूरी बात है, तीसरी बार बोल रहा हूं बहुत ज्यादा जरूरी बात है जो ध्यान रखनी है।
6% लिखा हुआ है या 6% पर एनम लिखा हुआ है? 6% का मतलब क्या है कि सीधा सीधा 6% चार्जेस बैंक ने ले लिए। अगर पर एनम लिखा हुआ है तो 6% के चार्जेस लिए, पर एनम मींस एनम मतलब सालाना, तो एक साल के हैं वो चार्जेस। अब यहाँ पर तो साल भर के लिए पैसा यूज नहीं कर रहे हम पैसा कितने दिनों के लिए यूज करने के लिए बैंक से डिस्काउंट करा रहे हैं। अतुल 3 मंथ्स का बिल है, 3 मंथ्स के लिए उसमें जो डिस्काउंटिंग चार्जेस पड़ेंगे। तो आइए इस क्वेश्चन को हम साथ के साथ करते हैं और अतुल की बुक्स और चमन की बुक्स ड्रॉ कर रहे हैं। बुक्स ऑफ अतुल and books of चमन। ये ड्रॉअर है और ये ड्रॉइंग है। फरवरी का ट्रांजैक्शन हो रहा है, February 1st सेल वगैरह ऐसे किसी ट्रांजैक्शन की उसने डिटेल्स हमें दी नहीं, उसने सीधा बोला कि इन्होंने एक एक्सेप्टेंस दी। तो ये सीधा लिखेंगे कि मेरे पास एक बिल आया, डेबिट व्हाट कम्स इन बीआर अकाउंट डेबिट एंड क्रेडिट द गिवर। किसने दिया ये बिल मुझे? चमन ने। बीआर टू चमन। अब देखिए कितने रुपए का बिल था? 8,000 का। 8,000 रुपीज लिख देते हैं यहाँ पे, अमाउंट 8,000। फिर इन्होंने अगर बिल पाए हैं, ये तो उनका अकाउंटेंट लिख रहा होगा कि दिया है भाई, इन्होंने उसको दिया होगा तभी तो मिला है, तो ये भी अपनी बुक्स में लिखेंगे हमने बिल दिया है। तो ये क्या लिखेंगे, किसको बिल दिया है? अतुल को। डेबिट द रिसीवर अतुल। तो अतुल अकाउंट डेबिट एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट बिल। पर ये बिल को बिल्स पेबल लिखेंगे क्योंकि इसमें उन्होंने पेमेंट करना है। कागज वही है, आपको पहले भी बताया हुआ, वो सेम पेपर को जिसने पैसे लेने होते हैं उस पेपर को वो कहता है बिल रिसीवेबल, जिसने पैसे देने होते हैं वो कहता है बिल्स पेबल, और जिसने कोई लेन देन नहीं करना वो बोलता है जी बिल्स ऑफ एक्सचेंज। फिर देखिए इन्होंने इस बिल को अपने बैंक से डिस्काउंट करा लिया और बैंक ने जो है 6% पर एनम के चार्जेस लिए। तो चार्जेस कैलकुलेट करने पड़ेंगे हमें। 8,000 का बिल है, 6% के चार्जेस हैं और नंबर ऑफ मंथ्स देखने जरूरी हैं। नंबर ऑफ मंथ्स रहेंगे 3। क्यों ये नंबर ऑफ मंथ्स देखने जरूरी हैं भाई? सीधा सा कारण ये है कि पर एनम लिखा हुआ है, ये साल का खर्चा है, तो साल का अगर खर्चा है तो 3 महीने का कितना होता है वो देखना होगा। तो अमाउंट कैलकुलेट कर लेते हैं। 120। अमाउंट आ गया जी 120, यानी कि बैंक क्या है 120 रुपीज चार्जेस ले लेगा। तो ये अपने यहाँ पर एंट्री लिखेंगे भाई, पैसा कहाँ जाएगा? बैंक में। और चार्जेस पड़ेंगे, चार्जेस अगर पे पड़ रहे हैं तो वो हमारे लिए एक्सपेंस है, तो ये क्या लिखेंगे? डिस्काउंटिंग चार्जेस। क्रेडिट व्हाट गोज आउट? बिल रिसीवेबल। कितने का बिल रिसीवेबल है? 8,000 का। चार्जेस कितने जी? 120। अब देखिए बैंक ने 120 रुपीज के चार्जेस डिडक्ट कर लिए और हमारे अकाउंट में 7880 लिख दिया। अगर हम लॉजिकली बात को समझें तो बैंक ने जो पैसे दिए वो हमारे बैंक में अकाउंट में गए हैं,
तो यहाँ पर क्या, डेबिट द रिसीवर बैंक, बैंक जो बैंक का मतलब बैंक, यानी कि यहाँ पर रियलिटी में अगर हम बात करें तो बैंक बैलेंस, पैसे कहाँ जा रहे हैं, बैंक में जा रहे हैं, हमारे बैंक बैलेंस बढ़ रहा है, वो ट्रांसफर वहां पर हुआ। तो बैंक में हमारा इतना अमाउंट चला गया। अब आपने ना जब बीआरएस पढ़ा था तो मैंने बोला था कि एक पार्ट हम आगे चल के भी, और जब बिल्स के क्वेश्चन कर रहे होंगे तो एक बार फिर से डिस्कस करेंगे। तो अब होता क्या है कि जैसे इसने बिल दिया, आपने अकाउंटेंट को बोला कि भैया ये एक बिल जो है हमने 8,000 रुपीज का दिया है और ये हमने डिस्काउंट कराया है। तो बैंक को जब बिल दिया और हमारा जो अकाउंटेंट है वो गलती से क्या लिख देता था, 8,000, और बैंक ने तो 8,000 नहीं, बैंक ने तो 7,880 दिया है, तो वो 7,880 की एंट्री कर रहा है, तो 120 का डिफरेंस आना आ जाता है, और वो बीआरएस में हम लोग डील करते हैं। तो इस तरह की प्रॉब्लम यहाँ पर वहां पर एसोसिएट करेंगे, लिंक करके आप सोचेंगे, उसमें सब को रिलेट करिएगा, और अगर कोई डाउट होगा तो आप मुझे टेक्स्ट करिएगा। तो हम आगे चलते हैं। जब इन्होंने ये बिल को डिस्काउंट कर लिया, इनके यहाँ पर ये एंट्री होगी, और यहां पर इनके यहां पर कोई एंट्री नहीं होगी। आपको ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है नो एंट्री, ये मैंने सिर्फ आपको एक्सप्लेन करने के लिए बताया। क्यों इसकी बुक्स में इस समय इसके पैरेलल कोई एंट्री नहीं होनी है, भाई सीधी सी बात है, उसको पता ही नहीं है वो बिल को क्या कर रहा है, और ना ही इसको कोई मतलब है, वो बैंक को दे रहा है, वो डिस्काउंट करा रहा है, वो किसी दोस्त को दे रहा है, आगे क्रेडिटर को दे रहा है, कोई मतलब नहीं, ना उसको मतलब है ना उसको पता है। तो आगे चलते हैं। अब जो ड्यू डेट है उस दिन इसने भुगतान कर दिया, पेमेंट कर दिया, ये कह रहे हैं ऑन मैच्योरिटी चमन पेड द रिक्वायर्ड अमाउंट। अब इसकी ड्यू डेट कब आएगी, 1 फरवरी के बाद 3 मंथ्स काउंट कर लेते हैं, 1 फरवरी के बाद 1 मार्च, 1 अप्रैल, 1 मई, 1 मई के बाद 3 दिन डेज ऑफ ग्रेस जोड़ देंगे, तो 4 मई को ड्यू डेट होगी। 4 मई को बैंक जाएगा और बैंक जो है इसे पेमेंट लेगा। तो 4 मई को इनके यहां पर मई 4, इसको कोई मतलब नहीं है कौन आ रहा है, ये बोलता है मेरा बिल लो, आप बैंक हो, भाई हो, कोई हो, हमें कोई मतलब नहीं है, खुद हो, दोस्त हो, मुझसे मतलब नहीं है, मुझे मेरा बिल दो। तो डेबिट व्हाट कम्स इन बिल्स पेबल, बिल्स पेबल वापस आ गया इनका। कितने का बिल था जी, 8,000 का, ये लीजिए आप नकद, बदले में क्या गया, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, कैश। और अगर हमने बैंक में जमा कराया बैंक के, तो वी विल राइट टू बैंक, और आप दोनों ऑप्शन लिख देंगे तो बेटर है, जो भी होगा वो चलेगा। अब इस दिन 4 मई को इसके यहां पर कोई एंट्री नहीं होनी है। क्यों कोई एंट्री नहीं होनी है, इसको कोई मतलब नहीं है, इसको अब इसको मतलब नहीं है, इसने बिल बैंक को बेच दिया, एक तरह से बैंक से फाइनेंस करा लिया, बैंक ने इसको पैसे दे दिए, तो जो पैसे लेके आएगा बैंक वो तो अपने पास रखेगा, इसको तो ऑलरेडी दिए जा चुके हैं, इसके अकाउंट में तो ऑलरेडी ट्रांसफर हो चुका है, तो इस दिन इसके यहाँ पर कोई एंट्री नहीं होनी है मई 4 को। आते हैं हम सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सर जी सर इन सब में नरेशन लिखा जाएगा? बिल्कुल, जर्नल एंट्रीज में नरेशन हमेशा जरूरी होती है, और नरेशन यस मैं सर। इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि पहले हम बेसिक चीज समझ लें, नरेशन तो बीइंग करके एक्सप्लेनेशन देना है आपको। कल वाले क्लास में जो है मैंने नरेशंस बताई भी थी, इनकी भी नरेशंस बता देता हूँ। चलिए अभी इसी यस क्वेश्चन में देख लेते हैं। नरेशन तो हमेशा देनी है, अब चूंकि वो मेन पार्ट हम समझ लें, नरेशन तो बाद में भी लिखी जा सकती है। यहाँ पे ये लिखेगा बीइंग गुड सोल्ड टू वाई इन क्रेडिट, फिर लिखेगा बीइंग बिल रिसीव्ड फ्रॉम वाई, फिर लिखेगा बीइंग बिल डिस्काउंटेड विद बैंक, ये नरेशन हो गई। इसकी बुक्स में क्या होगी, बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम एक्स इन क्रेडिट, फिर बीइंग एक्सेप्टेंस गिवन टू एक्स, या बीइंग बिल्स पेबल गिवन टू एक्स, बीइंग पेमेंट मेड ऑन मैच्योरिटी। बस इतनी से नरेशन है। नरेशन तो जर्नल एंट्रीज में हमेशा देनी होती है, ऑलवेज, कोई भी हो। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम पे हम चलते हैं।
और नेक्स्ट प्रॉब्लम कहते हैं प्रॉब्लम नंबर 6, 5 भी करते हैं, 5 भी है बीच में। On January 1st, 2011, X sold goods worth rupees 8,000 to Y and drew a bill on Y for 3 months for the amount. Y accepted the bill and returned it to X, who got it discounted with his bank on February 1st, 2011 at the rate of 6% per annum. The bill was duly honored at maturity. Maturity का मतलब जिस दिन उसका भुगतान होना था, ऑनर का मतलब भुगतान कर देना, पेमेंट कर देना। Give journal entries in the books of X and Y. अब अगर हम 4th क्वेश्चन और 5th क्वेश्चन में देखें तो सेम क्वेश्चन है, सेम वैसे ही है, सिर्फ एक तो डेट चेंज हो गई, February 1 की जगह पर January 1 हो गई। और बताइए एक और बड़ा इंपॉर्टेंट चेंज है, आप बता सकते हैं आप में से 4th और 5th में अमाउंट भी सेम है, डेट के अलावा और कौन सा एक बड़ा इंपॉर्टेंट चेंज है? सर सेल्स की एंट्री होंगी, क्या परचेज सेल की एंट्री होगी। चलिए एक ये पार्ट हो गया, और बताइए और कोई इंपॉर्टेंट बात? Sir, bill was honored at maturity. बेटा ऑनर का मतलब तो भुगतान करना है, वो तो पहले भी हुआ, चाहे मेट ऑन मैच्योरिटी लिखें चाहे ऑनर ऑन मैच्योरिटी लिखें, एक ही बात है, यानी कि उसने पेमेंट कर दिया। देखिए इसमें जो इंपॉर्टेंट बात एक जो है, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात क्या है कि इसको बिल मिल रहा है January 1 को, और जब X को January 1 को बिल मिला तो X जो है वो डिस्काउंट कराने उस दिन नहीं गया बैंक के पास, वो भाई साहब गए हैं बैंक के पास 1 फरवरी को। तो अब देखिए 3 महीने का बिल था, तो 3 महीने का जो बिल था उसमें से 1 महीना इलैप्स हो चुका है, व्यतीत हो चुका है। तो बैंक जो आपको उधार देगा वो 3 महीने के लिए उधार नहीं होगा, वो 2 महीने के लिए उधार होगा। तो जो आपने चार्जेस कैलकुलेट करने हैं, बस इतना ध्यान रखना है कि वहां पे 3/12 नहीं रहेगा, वहां पे 2/12 रहेगा। 2/12 रहने का कारण क्या है कि भाई 2 महीने की वो इंटरेस्ट चार्ज करेगा, क्योंकि 1 जनवरी से चल रहा था, 1 जनवरी तो पूरा खत्म ही हो गया। अब ड्यू डेट कब आनी है उसकी जी, 3 महीने में से 1 दिन और रहेगा, तो अब पैसा इस्तेमाल करने को बैंक कितने महीनों के लिए दे रहा है? 2 महीने के लिए। तो बैंक विल चार्ज इंटरेस्ट फॉर 2 मंथ। और यहाँ पे स्टूडेंट क्या गलती कर देते हैं, वो 3 महीने के इंटरेस्ट कैलकुलेट कर देंगे। मेरी अगर बात आपके समझ में नहीं आई हो तो प्लीज आप बताएं, मैं फिर से बताऊं, एक एग्जाम्पल देके भी बता सकता हूँ। चलिए किसी का कोई डाउट नहीं है, हम आगे चलते हैं। तो ये क्वेश्चन जो है, इसमें पहले आप सेल की एंट्री पास कर दोगे, बाकी ऊपर के जैसी एंट्री है। केवल ये ध्यान दीजिएगा कि 8,000 इंटू 6% और 3/12 नहीं होगा, अब होगा 2/12, क्योंकि जनवरी का महीना खत्म हो गया। अगर मान लीजिए कि ये 1 फरवरी के बजाय 1 मार्च को डिस्काउंट कराने जाता, तो केवल 1 महीने की तो लिए उधार ले रहा था बैंक से, क्योंकि मार्च के एंड में तो पेमेंट मिल ही जानी है, तो बैंक उससे 1 महीने की ब्याज लेता। तो आपने ये भी ध्यान देना है डिस्काउंट कैलकुलेट करते समय, डिस्काउंटिंग चार्जेस कैलकुलेट करते समय, कि बिल मिलने के बाद उसी दिन वो बैंक के पास चला गया या बाद में कभी गया, तो बाद में जब गया तो जितना समय निकल चुका है उसकी ब्याज नहीं पड़ेगी। तो मेरे को लगता है कि ये क्वेश्चन आप खुद कर लेंगे और इसमें कुछ भी नया पॉइंट नहीं है। सेम ऊपर हमने 2 क्वेश्चन किए, पहले सेल की एंट्री, फिर डिस्काउंटिंग की एंट्री, और फिर ड्यू डेट के दिन सॉरी बिल रिसीवेबल और बिल्स पेबल लेन देन की एंट्री, फिर डिस्काउंटिंग की एंट्री, और फिर मैच्योरिटी पे पेमेंट करने की एंट्री। तो आप खुद कर लीजिएगा, सेम ऊपर के जैसा ही है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हीरा sold goods to Meera for rupees 15,000 on January 1st, 2011 and drew upon her a 2-month bill for the amount. Meera accepted the bill and returned it to him. 1 month before the due date, Meera retired the bill under a rebate of 12% per annum. Pass necessary entries in the books of
हीरा एंड मीरा। अब देखिए यहां पर एक टर्म आ रहा है रिबेट और दूसरा टर्म आ रहा है रिटायर्ड द बिल। रिटायर्ड द बिल का मतलब क्या होता है कि जिस दिन ड्यू डेट थी उस ड्यू डेट से पहले अगर आप पेमेंट कर दोगे तो हम कहेंगे जी बिल का आपने रिटायरमेंट किया। तो रिटायरमेंट ऑफ बिल मींस समय से पहले भुगतान कर देना। अब मान लेते हैं कि हमने एक बिल जो एक्सेप्ट किया हुआ है और 6 महीने के बाद हमने बोला जी हम पेमेंट करेंगे। अब 6 महीने के बाद उसमें लिखा हुआ है अब हमारे पास पैसे आ गए 2 महीने के बाद ही, तो हम 4 महीने पहले चले गए उससे बोलते हैं भैया पहले पैसा ले लो। अब उससे पहले पैसा ले लो, हमारा बिल लौटा दो और हमें कुछ पैसे छोड़ दो क्योंकि हम पहले पेमेंट कर रहे हैं। तो हमेशा ऐसे में क्या होता है कि जब भी रिटायरमेंट ऑफ बिल है, रिटायरमेंट ऑफ बिल कोई भी मुश्किल या कोई सेपरेट या नया टॉपिक नहीं है। रिटायरमेंट ऑफ बिल में सेम वही एंट्रीज होनी है, बस फर्क इतना सा हो गया कि भाई जिस दिन ड्यू डेट थी उससे पहले, समय से पहले वो आके भुगतान कर दे रहा है एक्सेप्टर, और बदले में ड्रॉअर क्या करता है उसको कुछ छूट देता है। वो कहता है भाई कि आपने मुझे समय से पहले दिया पैसा तो मैं छूट देता हूँ। और दूसरी तरफ से ऐसा भी हो सकता है कि जो एक्सेप्टर है वो बोले कि भाई मैं समय से पहले पेमेंट करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, फिर वो बोल सकता है भाई मैं इतने पैसे छोड़ दूंगा। तो इतने पैसे छोड़ दूंगा, वो जो पैसे छोड़ देगा वो होगी रिबेट। तो चल सकते हैं हम आगे, अगर आपका कोई डाउट ना हो तो सोच लीजिए आप एक बार, आगे चले हम। आइए फिर इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, बुक्स ऑफ हीरा एंड मीरा ड्रॉ करते हैं। तो बुक्स ऑफ हीरा एंड मीरा। बुक्स ऑफ हीरा एंड बुक्स ऑफ मीरा। सबसे पहले इन्होंने क्या किया कि इनको जो है सेल की एंट्रीज पास करने के लिए कहा गया है, क्या सेल किया 15,000 का जनवरी 1, जनवरी 1। ये है ड्रॉर और ये है भाई ड्रॉइंग। जनवरी 1 को इन्होंने सेल किया तो ये अपनी बुक्स में एंट्री लिखेंगी, सेल की लिखेंगे। डेबिट द रिसीवर मीरा, मीरा डेबिट टू सेल्स, टू सेल्स अकाउंट 15,000 रुपीज। और मीरा अपनी तरफ एंट्री लिखेंगी परचेज की, डेबिट व्हाट कम्स इन गुड्स, गुड्स की जगह पे परचेज, परचेज अकाउंट डेबिट। किससे परचेज किया हमने, हीरा से। कितने का परचेज किया भाई, 15,000 का। फिर देखते हैं क्वेश्चन में क्या कहा गया है। एंड ड्रू अपॉन हर अ 2 month बिल फॉर द अमाउंट। और इन्होंने क्या किया, 2 महीने का एक बिल उनके नाम पे बनाया, उन्होंने एक्सेप्ट करके वापस कर दिया। तो ये लिखेंगे डेबिट व्हाट कम्स इन बीआर, बीआर अकाउंट डेबिट एंड क्रेडिट द गिवर। किसने इनको बीआर दिया, मीरा ने। उसी दिन दिया, डेट हमने वही लिख दी। कितने का बिल दिया, उतने ही अमाउंट का बिल दिया 15,000।
और ये इसके बाद बिल देने की एंट्री पास करेंगे, डेबिट द रिसीवर हीरा, हीरा डेबिट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट बिल, बिल की जगह पर बिल्स पेबल अकाउंट, पेबल इसलिए क्योंकि पे करना है, और ये अपने बुक्स में लिखेंगे हम बिल दे चुके सनम, ठीक है। अब देखिए क्या होता है, 1 मंथ बिफोर द ड्यू डेट, जो ड्यू डेट है उसके 1 महीने पहले ये इनको बोलते हैं कि भैया हम 1 महीने पहले पेमेंट कर दे रहे हैं, हमें कुछ छूट दे दो। तो इन्होंने बोला कि हम छूट दे देंगे, कितनी छूट देंगे, 12% पर एनम की रिबेट देंगे। पर एनम जब भी लिखा हुआ है, ये बड़ा ध्यान देने का वर्ड है, तो हमें मंथ्स जरूर काउंट करके लिखने हैं, और अगर पर एनम नहीं लिखा हुआ है तो मंथ्स काउंट करने की जरूरत नहीं, सीधा 12%, 10% जो भी परसेंटेज दिए सीधा कैलकुलेट कर लीजिए। तो आइए देखते हैं रिबेट कितनी होगी। रिबेट होगी 8000, कितना पर, क्या बोला है जी, 12% पर एनम, और कितने महीने पहले दे रहे हैं, 1 मंथ, तो कितने रुपए की रिबेट हो गई, 80 रुपीज की रिबेट हो गई, यानी कि 80 रुपीज ये छोड़ देंगे। तो इनके पास क्या होगा, पैसे आएंगे, डेबिट व्हाट कम्स इन कैश, कितना कैश आएगा, 80 रुपीज काट के आएगा, 8000 का नहीं है बिल, 15,000 का है, तो 150 हो जाएगी। बिल 8000 का पिछले क्वेश्चन में था, इसमें 15,000 का बिल है, तो 15,000 का 12%, तो इट विल बी 150, कैश 150 कट जाएगा, और 14,850 का पेमेंट आएगा। 150 रुपीज का जो है वो इनके लिए लॉस है, डेबिट ऑल लॉसेस, और इस लॉस का नाम क्या है, रिबेट, रिबेट अकाउंट डेबिट, एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट बीआर, वापस क्या कर दिया उनका बीआर, कितने रुपए का बीआर था, 15,000 रुपीज का। और अब दूसरे की बुक्स में आ जाते हैं हम। ये क्या लिखेंगे, हमारे पास क्या आ गया, ये लिखेंगे डेबिट व्हाट कम्स इन बिल्स पेबल, बिल्स पेबल वापस आया अकाउंट डेबिट 15,000, क्रेडिट व्हाट गोज आउट कैश, और अगर चेक दिया तो टू बैंक, हम कैश और बैंक साथ साथ लिख देंगे, टू रिबेट। अब सवाल ये उठता है कि वो डेबिट कर रहे हैं या क्रेडिट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि रिबेट नॉमिनल अकाउंट में आता है, नॉमिनल अकाउंट का रूल होता है जी डेबिट ऑल लॉसेस क्रेडिट ऑल इनकम्स, तो उसने छूट दी थी, उसके लिए नुकसान था, इनको पेमेंट करते समय छूट मिली, इनके लिए फायदा है, वो डेबिट ऑल लॉसेस का रूल लगाएंगे, ये क्रेडिट ऑल इनकम्स का रूल लगाएंगे। तो कितना अमाउंट पे करेंगे, 15,000 में से 150 काट करके इन्होंने पे किया होगा 14,850। अब देखिए नेक्स्ट वाली क्लास में अगले 2 केसेस को एक साथ ले लेंगे, एंडोर्समेंट को केस को ले लेंगे और बिल सेंड फॉर कलेक्शन को। फिर इसके अगले वाले क्लास में हम डिसऑनर शुरू करेंगे। डिसऑनर में क्या होता है कि इन चारों केसेस में, जैसे चारों केसेस है वैसे ही चारों केसेस डिसऑनर, क्योंकि डिसऑनर में होगा क्या कि वो पेमेंट देने से मना कर देगा। तो मना करते समय कब कब हो सकता है, वो खुद पेमेंट लेने गया तब उसने पेमेंट नहीं दिया, या बैंक से डिस्काउंट कराया उसने बैंक को पेमेंट नहीं किया, किसी आदमी को एंडोर्स किया उसको पेमेंट नहीं किया, और हमने कलेक्शन के लिए भिजवाया तब पेमेंट नहीं किया। तो इन्हीं 4 केसेस के डिसऑनर फिर अगली क्लास में पढ़ेंगे।